So let's start with the next unit, that is biomolecules. So biomolecules. So biomolecules, as the name suggests, biomolecules, the molecules which are responsible for the life of animals as well as plants. इनके लिए वो responsible है, उनको बोलते हैं biomolecules. ये जो molecules होते हैं organic compounds होते हैं. They are complex, organic भी होते हैं, complex भी होते हैं, खुद तो lifeless होते हैं लेकिन दूसरों की life के लिए responsible होते हैं. दूसरों की growth, दूसरों की health, दूसरों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा इनके हाथ में है. क्या क्या होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स? फॉर एग्जांपल अपनी डे टू डे लाइफ में जितने भी ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा एंजाइम्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, एटीपी वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं आपके बायोमॉलिक्यूल्स. उनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो पहले तो अगर बायोमॉलिक्यूल खुद को देखें तो दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट बेटा. अगर हम इनको देखें, दे देमसेल्व्स आर लाइफलेस, इनकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती, बट दूसरों की लाइफ के लिए क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो दिस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन. इन सब के लिए क्या होते हैं बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स इस कैटेगरी में है, राइट. विटामिन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए सब आ जाते हैं. आरएनए के फर्दर टाइप्स भी आ जाते हैं. एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारे के सारे क्या हैं आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है. देखो कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम चेक करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मेनली कहाँ से मिलते हैं, एनिमल और प्लांट से, दोनों से मिलते हैं, बट उनमें से भी ज़्यादा हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से. तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन सोर्स है दैट इज एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, बट द मेन सोर्स इज एनिमल्स. कार्बोहाइड्रेट्स अपनी लाइफ में हर जगह कार्बोहाइड्रेट्स हैं. आप अपने फूड को ले लीजिए, फूड में ज़्यादातर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइट. स्टार्च मेन सोर्स है. हम शेल्टर की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी वुडन जो है उसका सोर्स क्या है, सेलुलोज. वुड में क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज. खाना हो गया आपके. अगर हम कपड़ों की बात करें तो वो भी किससे मिलते हैं हमें, सेलुलोज से. रेयॉन और ये सब क्या है आपके इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, पॉलीमरिक फॉर्म्स होते हैं इनके. सो नेक्स्ट आ जाता है आपका बेटा कार्बोहाइड्रेट्स. इनको हम मेनली डिस्कस करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स में जो पहले क्वेश्चन आता था अब वो कम हो गया है क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड, मतलब पुरानी एक डेफिनेशन थी, उसके कुछ लिमिटेशंस रहे, फिर क्या आई, नई डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन आई. तो ये दोनों क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं. तो पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हमारी लाइफ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है कार्बोहाइड्रेट. सोर्स आपको पता है, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स इसका मेन सोर्स है. अब बात आती है इनकी डेफिनेशन, कैसे हम इनको डिफाइन करेंगे. अब डेफिनेशन में दो हो गए, ओल्ड एंड मॉडर्न. तो पहले हम ओल्ड डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. ओल्ड डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा, कार्बोहाइड्रेट अगर इस वर्ड को स्प्लिट करें, तोड़े, तो क्या बनेगा, कार्बन के हाइड्रेट्स. अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें तो कार्बो वर्ड कहाँ से है, कार्बन से. हाइड्रेट मानी हाइड्रेट वाटर, तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, राइट बेटा. और किस तरीके से बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंस्ट्रेंट हैविंग क्या क्या होना चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड, ये तीन एलिमेंट्स होने चाहिए. और किस रेशो में, पुराने डेफिनेशन में इन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो रहेगा वो वही रहेगा जो H2O में होता है.
H2O में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, कितना ऑक्सीजन है, तो 1:2 का रेशियो अगर ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन देखें तो इन्होंने कहा यहाँ पे भी इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या रहेगा 1:2। तो इन्होंने कहा हैविंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट किस रेशियो में, इन द रेशियो as they are present in H2, जो H2O में प्रेजेंट होंगे वही रेशियो होगा। इन्होंने कहा CH2O H2OX, ये एक मतलब जनरल सा, यहाँ पे भी Y लगा देते, कार्बन का नंबर भी डिफरेंट होगा। CYH2OX ये एक जनरल फॉर्मूला बताया किसका बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर Y नंबर ऑफ कार्बन है तो ये H2O क्या होगा, X। X कैन बी सिमिलर टू Y, X Y के जितना भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से चेक करें, फॉर एग्जाम्पल देखो C6H12O6 किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सबका यही फॉर्मूला है C6H12O6। क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, C6H2O कितना हो गया बेटा, क्या ये फॉर्म आ गया इसका। तो ओल्ड डेफिनेशन में इनका मेन पॉइंट यही था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:2, मतलब हाइड्रोजन अगर 2 है तो ऑक्सीजन 1 होना चाहिए। अगर हम ऐसे लिखते हैं, अगर मास के टर्म में रेशियो देखें तो मास 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 है, नंबर में, नंबर ऑफ एटम्स में देखें तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ये तो हो गया नंबर ऑफ एटम्स की टर्म में, और मास की टर्म में हाइड्रोजन 2 का मास आ गया तो, और ऑक्सीजन का आ गया कितना 1:8 अगर मास की टर्म में देखें तो। इन्होंने ये कहा दिस शुड बी द रेशियो। आप बात करो बेटा सुक्रोज की, सुक्रोज क्या होता है, C12H22O, क्या ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, बताइए, इज इट सेटिस्फाइंग दिस डेफिनेशन। C12H22O11, तो अगर हम इसको देखें तो C12H2O11 आ गया ये, राइट बेटा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो H2O की फॉर्म में ही प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम है जितना H2O में होता है। ये ओल्ड डेफिनेशन थी, बट इस डेफिनेशन के क्या थे, बहुत सारे लिमिटेशंस, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ फिट होते हैं। जैसे स्टार्च का फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे, C6H10O5N ये होता है बेटा स्टार्च। अगर हम इसको देखें C6H2O5 और इस पूरे का N, क्या इस डेफिनेशन के हिसाब से फिट हो रहा है, हो रहा है। ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गए, फिट हो गए, दैट दे ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स। फिर कुछ लिमिटेशंस आई, क्या क्या, जैसे समझो पहले एसिटिक एसिड देखो बेटा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बोलो, कितना कार्बन है CH3COOH, नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या वो इस रेशियो को सेटिस्फाई कर रहा है। एसिटिक एसिड देखो आप, ये तो डेफिनेशन होगी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हम लिमिटेशंस की बात करेंगे। एक बार एसिटिक एसिड देखिए, CH3COOH, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, C2H2O होल ट्वाइस। इज इट फिटिंग इनटू दिस डेफिनेशन, फिट हो रहा है, बट इज दिस अ बायोमॉलिक्यूल, इज दिस अ कार्बोहाइड्रेट, नहीं है ना, बट फिट हो रहा है डेफिनेशन में, तो इसका मतलब ये लिमिटेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देयर आर मैनी मॉलिक्यूल्स, मैनी कंपाउंड्स which should be carbohydrates according to this definition, but in reality they are not. For example, formaldehyde लो, formula formaldehyde, HCHO, क्या formula है बेटा, HCHO। HCHO में number of carbon 1, number of hydrogen 2 and number of oxygen 1. Is it fitting into this definition? क्या ये बायोमॉलिक्यूल है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, नहीं है। सबको क्लियर हो गई ये चीज़। अब हम चलते हैं, रैमनोज है, रैमनोज है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, बायो कार्बोहाइड्रेट। रैमनोज जो होता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, बट रैमनोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 होता था जनरली ग्लूकोज में, यहाँ पे क्या है O5। क्या ये इस डेफिनेशन के हिसाब से फिट हो रहा है। अगर ऑक्सीजन 5 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था, 10, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, क्या इस डेफिनेशन में फिट हुआ। बट दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। डीएनए आप सबको पता है, डीऑक्सीराइबोज होता है उसके अंदर, राइबोज का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, C5H10O5, दिस इज राइबोज,
इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दें तो क्या बन जाता है? डीऑक्सीराइबोज। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? C5H10O4। इज दिस अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल? राइबोज भी कार्बोहाइड्रेट है और डीऑक्सीराइबोज भी कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट है, बट क्या इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तीसरा आप मुझे बताइए, जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स में आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं, हाइड्रेट्स देखते हैं आप, क्या आपने कभी सुना है हाइड्रेट्स कार्बन के, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? क्या आपने आज तक सुना है कभी कार्बन के साथ आपने कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगाया हो? कभी आज तक हुआ है? नहीं ना। तो अगर हम देखें, कार्बन डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इट्स हाइड्रेट्स, तो ये खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है? ड्रॉबैक है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर हम ऑल डेफिनेशन देखें, जल्दी से मुझे बोलते जाओ, यही रिविजन होगा आपका, यू कैन नोट डाउन द थिंग। कार्बोहाइड्रेट्स का ऑल डेफिनेशन क्या हुआ बेटा? कार्बन ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या क्या होगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और कौन सी डेफिनेशन होगी उनकी, मानी फॉर्मूला क्या होगा? CH2O5। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट इन द रेशियो एज दे आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। ये डेफिनेशन है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देयर मेनी एग्जाम्पल्स विच आर सेटिस्फाइंग दिस डेफिनेशन। बट बात आई, क्या कुछ लिमिटेशंस हैं इसके? पहला लिमिटेशन क्या है? There are many compounds which are organic which falls into this category according to definition, but in reality they are not. जैसे एसिटिक एसिड, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल सफिशिएंट है। आगे चलते हैं बेटा। There are many carbohydrates which should not be carbohydrate according to this definition. For example, beta-2-deoxyribose हो गया इसका एग्जाम्पल। दूसरा क्या है? रेमनोज, ये भी आ गया इसका लिमिटेशन में। तीसरा लिमिटेशन क्या हो जाता है बेटा? कार्बन एज सच डज नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स। 3 लिमिटेशन हो गए। आगे बढ़े अब, लेट्स गो टू द न्यू डेफिनेशन नाउ। व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का? मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा बताइए। देखो, इन्होंने कहा ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं? विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन लेफ्ट और इन राइट। जो रोटेट कर सके वही ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ? दीज आर द कंपाउंड्स, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। राइट बेटा, पहली पॉइंट। दूसरा, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब एक हाइड्रोक्सी है या एक से ज़्यादा। और हाइड्रोक्सी क्या होता है? OH, पॉलीहाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, और साथ में दे कैन बी एल्डिहाइड्स और दे कैन बी कीटोन। क्लियर टू एवरीवन? और या तो ये होंगे खुद ऐसे, या ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोलाइज होके ये देंगे, वो सारे के सारे क्या बोले जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होना चाहिए डेफिनेशन में? या तो वो मॉलिक्यूल्स जो क्या होंगे बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव हों, पॉलीहाइड्रोक्सी हो, और साथ में एल्डिहाइड या कीटोन हो। ये मॉलिक्यूल खुद या तो ऐसा हो, या कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो हाइड्रोलाइज होके हमें क्या दे सके? ये मॉलिक्यूल दे सके। क्लियर हुआ? They are called carbohydrate. So these are optically active compounds which are polyhydroxy, aldehydes or ketones, or which can produce these, इनको दे सके on हाइड्रोलिसिस। अगर हम उनका हाइड्रोलिसिस करें तो हमें ये मिल जाएं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। सबको क्लियर हुआ बेटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज का आज तो सबको स्ट्रक्चर पता है, ऑल्दो हम इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे ग्लूकोज का। बट जैसे ये है CHO, राइट बेटा, इसका ये CHOH राइट में होता है, CHOH लेफ्ट, CHOH राइट, CHOH एंड देन CH2। बताइए कितने हाइड्रोक्सी हैं इसके पास? देयर आर 5 और 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। छठे कार्बन पे तो शायद मेरे हिसाब से CHO है, तो ये हाइड्रोक्सी नहीं है, तो बच गए कितने? 5।
तो पेंटा हाइड्रोक्सी है, साथ में एल्डिहाइड कीटोन है या नहीं है? है, एल्डिहाइड है। साथ में क्या इसके पास कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर है? ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कार्बन। टोटल कायरल सेंटर्स कितने हैं? तो अगर कायरल सेंटर्स है, विल इट बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? एक्टिव। क्लियर हुआ सबको? पॉलीहाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है। फ्रुक्टोज देखो, फ्रुक्टोज क्या होता है? पहले कार्बन पे CH2OH, दूसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड O। अब बाकी एग्जैक्टली सेम है एज लाइक ग्लूकोज। क्या रहा? CHOH, CHOH, CHOH and then CH2. This is D minus fructose, right? ये हमने ले लिए एग्जाम्पल्स। देखना एक बार फिर से। What is this? This is D plus glucose. This is D minus fructose. This is aldehyde और ketone. Which functionality is there? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एल्डोज। एल्डो, और उसमें भी एल्डिहाइड है और साथ में कितने कार्बन है बेटा? तो एल्डो हेक्सोज। क्या बोलेंगे इसको? एल्डो हेक्सोज। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? कीटो हेक्सोज। किस लिए आया? बिकॉज देयर आर 6 कार्बन। कीटो किस लिए आया? क्योंकि फंक्शनैलिटी क्या है यहाँ पे? कीटोन। क्लियर हुआ? तो ये हो गया एल्डो हेक्सोज और ये क्या हो गया? कीटो। तो ये किसका फॉर्मूला है बेटा? फ्रुक्टोज। यहाँ पे ये दोनों ही हम बार बार पढ़ेंगे, इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखना। एक तो ग्लूकोज में OH का ओरिएंटेशन अच्छे से देख लो। ग्लूकोज में OH का ओरिएंटेशन बताओ मुझे। पहला कार्बन CHO, एक बार जल्दी से इसको गो थ्रू करो इन योर माइंड, इट शुड बी देयर। अभी पूछूंगी कौन क्या कहाँ है। बताइए बेटा, सबको क्लियर हुआ? देखो ये 4 कार्बन जो ये वाले 4 हैं, दोनों में एग्जैक्टली सेम है बेटा। जब भी स्ट्रक्चर लिखोगे एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ इन 2 में डिफरेंस है। वन है CHO एंड देन CHOH। भाई ऑब्वियसली इसमें एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड कार्बन नंबर 1 पे ही होगा। CHO एंड दिस इज CHOH। यहाँ पे ये क्या है? कीटो है और हमें पता है इन 2 में ही आना है कीटो, तो ऑब्वियसली कीटो कहाँ आएगा? नंबर 1 पे या नंबर 2 कार्बन पे? नंबर 2 कार्बन पे कीटो आ गया, तो ये क्या बन गया आपका? फॉर्मूला दोनों को क्या है? सेम। अच्छा, ये D और ये D का आपको सिंबॉलिक मीनिंग पता होगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड बताया हुआ है आपको। ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है CHO, CHOH, CH2OH। अगर ये CH2OH, देखो ऊपर से नहीं देखना होता OH का, अगर हम नीचे से स्टार्ट करो, नीचे एल्कोहल है, उससे नेक्स्ट कार्बन का जो OH है अगर वो राइट में है तो प्लस D, मतलब D, कैपिटल D। और अगर ये ऐसे लिखते हैं हम CH2OH, CHOH और CHO, कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे तो सेकंड वाला कार्बन देखना है। हमें सेकंड नहीं देखना है, हमें कौन सा कार्बन देखना है? बॉटम से सेकंड देखना है। बॉटम से सेकंड ये बना, OH राइट में या लेफ्ट में बेटा? राइट जब भी होगा हमेशा कैपिटल D, और अगर लेफ्ट में होगा OH तो क्या आएगा? कैपिटल L। राइट? यहाँ पे अब मुझे बताओ, इसका OH फर्स्ट को नहीं देखना, किसको देखना हमें? कहाँ पे? राइट और लेफ्ट? राइट। और इधर इसका क्या है? राइट और लेफ्ट? राइट। ये चीज़ क्लियर है? कई बार 1 मार्क में आपका सिंपल, आगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे पहुंचने से पहले आपको 2-3 चीज़ें मैं बता देती हूँ। D और L सबको समझ में आया? अच्छा, प्लस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, माइनस किसके लिए यूज़ करते हैं? वेरी गुड। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे, लीवो है तो हम नेगेटिव यूज़ करेंगे। पॉजिटिव का मतलब ये, अगर प्लेन पोलराइज लाइट आई है और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपने रख दिया है, अगर ये इस लाइट को कहाँ रोटेट करता है? राइट में। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए बेटा, दिस इज द प्लेन पोलराइज लाइट विच इज अप्रोचिंग दिस सैंपल। यहाँ पे एक पोलरीमीटर, ये ट्यूब है, इसके अंदर आपने ग्लूकोज डाला है, सपोज करिए ग्लूकोज का सोल्यूशन डाल दिया। ये ऑर्डिनरी लाइट है, निकोल प्रिज्म लगा के इसको आपने एक ही उसमें प्लेन में पोलराइज करवा दिया। सिर्फ हमें एक ही प्लेन के रिस्पेक्ट में लाइट मिलेगी। तो ये लाइट आ रही है एक ही एक्सेस में, ये लाइट आई 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 आई, इसको जैसे ये क्रॉस करके जाएगी, अगर ये राइट में घूम जाता है तो डेक्स्ट्रो, और अगर ये लेफ्ट में घूमता है तो
और अगर ये कहीं भी नहीं घूमता तो इसके दो रीज़न है, या तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है या कंपाउंड रेसिमिक मिक्सचर है। ये भी हो सकता है ना, कंपाउंड या तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, घुमाया ही नहीं उसको, या फिर रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब एक उसमें दोनों इनेंशियोमर्स प्रेजेंट, राइट में घुमाया वापस ले आया। क्लियर है सबको? तो यहाँ से हुआ प्लस माइनस, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो स्मॉल डी भी लिखते हैं और लीवो को स्मॉल एल भी लिखते हैं, ये चीज़ है। क्लियर है सबको? अब हम आगे देखते हैं। आप मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताइए किसका, डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको पता है? डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? चलो एल माइनस का लिख के दिखाओ जल्दी से। प्लस और माइनस सबको पता चल गया ना क्या होते हैं? प्लस अगर डेक्स्ट्रो है तो माइनस वाला क्या होगा? मीन्स इट फॉर्म्स अ पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। एल माइनस का लिख के दिखाओ बेटा। दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क। बीच में मिरर लगा के मिरर इमेज ही लेना होगा ना। डन। देखिए इसका मिरर इमेज हमें लेना, और एक एल होने की वजह से हमें ये ध्यान रखना है कि सेकेंड नंबर वाला OH कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट में या राइट में। और देखो ये प्लस एंड दिस इज माइनस। प्लस का अगर मिरर इमेज लेते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है? माइनस, और माइनस का मिरर इमेज क्या होता है? प्लस। तो देखो अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो CHOH सच, नीचे वाले कार्बन में CHOH, उससे नीचे देखो ये OH इधर, ये OH इधर आ गया। नेक्स्ट CHOH, CH एंड देन CH2, L माइनस बन गया बेटा। L क्यों है? क्योंकि सेकेंड नंबर वाला कहाँ है, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। और माइनस क्यों है? क्योंकि प्लस वाले का क्या है? मिरर इमेज है। तो कई बार 1 मार्क में आपसे सिंपल यही पूछा जाता है, व्हाट इज D माइनस ग्लूकोज? क्या पूछा जाएगा बेटा? D माइनस सॉरी L माइनस ग्लूकोज। D प्लस ये होगा और L माइनस ये होगा। अब हम स्ट्रक्चर पढ़े ग्लूकोज का। आज आप सबको पता है ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर, बट यही स्ट्रक्चर निकालने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए। जब ग्लूकोज पहली बार एक्सट्रैक्ट किया होगा तो व्हाट डू यू फील, उनको क्या मिला होगा? एक वाइट पाउडर। ग्लूकोज क्या होता है आपका? एक वाइट पाउडर होता है। तो क्या उस वाइट पाउडर में आपको दिखता है कि ऐसे CH2 है, ये CHOH है, ऐसा लिखा हुआ दिखता है कहीं पे? अंदर वो मॉलिक्यूल्स डांस कर रहे होते हैं क्या? नहीं कर रहे होते ना, वो तो बाद में ही पता चला होगा ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आज तो हम बड़ा इजीली लिख देते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का भी डिस्कस करेंगे और फ्रुक्टोज का। ग्लूकोज अगर हमें समझ आ गया, फ्रुक्टोज इज वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन ऑफ चले। सबसे पहला पॉइंट, आदमी क्या करता है, कोई भी कंपाउंड मिलेगा दैट पर्सन विल डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास एंड देन विल गो टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलो ग्लूकोज के पहले तो नाम बता दो क्या क्या है। ग्रेप शुगर बोलते हैं इसको। ग्रेप शुगर क्यों बोलते हैं? ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है 20%। कितना परसेंट? 20%। ठीक है। दूसरा, इसको एल्डो हेक्सोस बोलेंगे या कीटो हेक्सोस? एल्डो हेक्सोस। अच्छा, इसको डेक्स्ट्रोज बोल सकते हैं? क्या हम इसको डेक्स्ट्रोज बोल सकते हैं? क्योंकि ये क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो डेक्स्ट्रोज बोल दिया। चलो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है? मॉलिक्यूलर मास बताओ। 180। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, राइट। आज हम सबको पता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, CHO। मैं आगे ग्लूकोज को थोड़ा सिंपली ऐसे लिख देंगे। कैन वी राइट इट लाइक दिस? बीच वाले जो 4 कार्बन उनको वो सब CHOH है, तो चारों को क्लब करके एक साथ लिख दिया। भाई ये है देखो, CHO, CHOH, CHOH, फिर OH,
फिर OH और फिर CH2OH। तो इनका सिर्फ ओरिएंटेशन अलग है, बाकी ये CHOH 4 हैं टोटल, 1 2 3 4। तो इनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं CHOH एंड देन CH2OH। ठीक है, कैसे पता चला क्या स्ट्रक्चर है, कैसे क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो पहला क्वेश्चन क्या आता है कि सारे कार्बन एक चेन में है या ब्रांचिंग है, ये पहला क्वेश्चन था। तो इन्होंने क्या किया, ग्लूकोज का अलग अलग रिएक्शंस के, आज हमें ये स्ट्रक्चर पता है उन लोगों के एफर्ट्स की वजह से। तो फर्स्ट रिएक्शन इन्होंने अलग अलग, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो डेफिनेटली कोई फंक्शनैलिटी होगी, और हम लोग सारे फंक्शनैलिटीज़ के टेस्ट पढ़ते आए हैं, तो ऐसे उन्होंने भी क्या करके देखे, इनमें अलग अलग टेस्ट करके देखे, तो इनको पता चला अच्छा ये है, फिर फाइनली जाके ये स्ट्रक्चर हमें मिला। तो क्या सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन किया और क्या उसका रिजल्ट और उससे क्या उन्होंने इन्फर किया, ये हम चेक करते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में देखो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में करवाती हूँ, फाइनली फिर हम रिएक्शन लिखेंगे और इन रिएक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इन्होंने लिया बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को हम क्या लिख सकते हैं, CHOH होल 4। आज तो हमें पता, उस टाइम नहीं पता था। इन्होंने सबसे पहला काम किया, दे ट्रीटेड दिस विद HI red phosphorus. Is this a reducing agent or oxidizing agent? And very strong reducing agent. HI red phosphorus जो है वो क्या है, बहुत strong reducing agent है। और यहाँ से हमें मिला N-hexane, प्रोडक्ट क्या मिला बेटा, प्लस वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ 2-iodohexane, वेरी लिटिल। रिएक्शंस के प्रोडक्ट मैं बताऊंगी बाद में। N-hexane व्हाट डज इट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, ऑल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन वन चेन और देयर इज ब्रांचिंग। तो इस रिएक्शन से इन्होंने क्या आइडिया लगाया कि दैट ऑल द कार्बन्स आर प्रेजेंट इन वन चेन। तो यहाँ से जो इन्फर था, जो रिजल्ट था वो क्या था, ऑल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन वन चेन, यानी स्केलेटन का इसका क्या होना चाहिए, 3 5 स्केलेटन शुड बी लाइक दिस, ये स्केलेटन होना चाहिए। यहाँ से आइडिया लगा पहले स्टेप से। दूसरा इन्होंने इसको रिएक्शन, 2 रिएक्शन और करवाई जो इसको सपोर्ट करते थे, H2 निकल, और एक रिएक्शन करवाया बेटा सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ H2, राइट। इन दोनों के प्रोडक्ट एक जैसे हैं। यहाँ से हमें क्या प्रोडक्ट मिला, सोर्बिटोल। क्या प्रोडक्ट मिला, सोर्बिटोल। सॉर्बिटोल क्या था, जो CHO था, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है दोनों, और उन्होंने सिर्फ किसको रिड्यूस किया, CHO को। CHO को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये CHO बन गया CH2OH बन गया। बाकी पार्ट एज सच का मतलब CHOH4, और लास्ट वाला क्या बच गया बेटा, CH2, राइट। इस कंपाउंड का नाम क्या था, क्या है, सॉर्बिटोल। यहाँ से भी और इससे भी सेम प्रोडक्ट मिला। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सीधा 1 मार्क में 3 मार्क्स में रिएक्शन जाऊंगी ना सीक्वेंस, वहाँ पे ही आ जाते हैं। तो ग्लूकोज को जो हम सोडियम अमालगम मर्क्यूरी H2Ni से ट्रीट करते हैं, प्रोडक्ट क्या मिलता है दोनों ही केस में, सॉर्बिटोल। अब सॉर्बिटोल में सारे कार्बन क्या है, एक चेन में प्रेजेंट है, अलग अलग है। तो यहाँ से भी इन्फ्लुएंस इन तीनों रिएक्शन से क्या इन्फर किया इन्होंने, दैट ऑल 6 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन वन चेन। सबको क्लियर हो गया बेटा ये। अब गए नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो सबसे पहले 3 रिएक्शन से क्या मिला हमें, स्केलेटन ऑफ द कंपाउंड, स्केलेटन मिल गया। आगे चलते हैं, इन्होंने इसको ट्रीट किया NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन है, एट अ pH ऑफ 3.5। हाइड्रोक्सिल एमीन का pH 3.5 के साथ जब हमने रिएक्शन किया था एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपाउंड से, तो हमें ऑक्साइम मिले थे, इफ यू रिमेंबर, एल्डोक्साइम्स एंड कीटोक्साइम्स, याद आया। तो जब भी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं तो क्या वो हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करते हैं, और अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइम। तो हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिला ग्लूकोज ऑक्साइम, राइट, आ रहा है इसमें। और ग्लूकोज ऑक्साइम का क्या स्ट्रक्चर था बेटा, देखो ये जो CHO था यहाँ पे, ये आपको पता है, देखो ये होता है एल्डिहाइड या कीटोन, और हाइड्रोक्सिल एमीन इज दिस, किसका लॉस होगा, क्या बन, ये नीचे मतलब ये ऐसे है, तो ये क्या बना बेटा, डबल बॉन्ड N, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर एल्डिहाइड होता तो एल्डोक्साइम,
और कीटोन होता तो कीटोक्साइड। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बना होगा, देखो CHO, C पे एक हाइड्रोजन और इधर पूरा स्केलेटन है और ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड NOH। सो कैन वी कॉल इट ग्लूकोजाइम, बोल सकते हैं ना ग्लूकोक्साइम, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने इसको ट्रीट किया अमित, नेक्स्ट इन्होंने इसको ट्रीट किया HCN से। किससे ट्रीट किया बेटा, HCN से। HCN से जब ट्रीट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड को HCN से, क्या बनता है, O तो बन जाता है OH और CN इससे जुड़ जाता है, साइनोहाइड्रेंस बनते हैं, साइनोहाइड्रेंस। तो जब इन्होंने इससे ट्रीट किया तो प्रोडक्ट क्या मिला, ये कार्बन H, ये पूरा स्केलेटन है नीचे, और ये जो डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड O की जगह एक तो बन गया OH और एक क्या जुड़ गया इससे, तो क्या हम इसको ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बोल सकते हैं। साइनोहाइड्रिन किसका है, ये ग्लूकोज का। सो दिस इज ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अगर ये दोनों केस में प्रोडक्ट मिला है, एक में ऑक्साइम और एक में साइनोहाइड्रिन, तो यहाँ से क्या आप कंक्लूजन निकालते हो, इसमें कौन सी फंक्शनैलिटी प्रेजेंट है, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। तो इन दो रिएक्शंस का इन्फर क्या था कि आइदर एल्डिहाइड और, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसको ट्रीट किया इन्होंने टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यही होता है बेटा टॉलेंस रिएजेंट। दूसरा इन्होंने इसको ट्रीट किया बेटा फैलिंग सॉल्यूशन, कॉपर 2+ इन एल्कलाइन मीडियम, फैलिंग सॉल्यूशन। तो एक इनका टेस्ट था टॉलेंस रिएजेंट और एक इनका टेस्ट था फैलिंग सॉल्यूशन। क्योंकि देखो ये तो पता चल गया इसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन है, अब क्या पता करना है, वेदर एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आता है। तो टॉलेंस रिएजेंट से टेस्ट किया, फैलिंग सॉल्यूशन से टेस्ट किया और एक सिंपली इन्होंने ट्रीट किया इसको Br2H2 से। अब आप मुझे बताइए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड देता है। और सिल्वर जो +1 में होता है, सिल्वर में डिपॉजिट हो जाता है सिल्वर की फॉर्म में, तो यहाँ से एक तो सिल्वर मिला और साथ में क्या मिला, ये जो CHO होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, COO नेगेटिव। CHO किस में कन्वर्ट हो जाता है, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। बाकी पार्ट SH 4 and CH2। क्लियर है सबको। इसको क्या बोला, अगर यहाँ H होता तो ये होता ग्लूकोनिक एसिड, नहीं आ रहा। अगर यहाँ H होता तो क्या बनता, ये ग्लूकोनिक एसिड। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, एक तो सिल्वर डिपॉजिट कर गया, एक तो सिल्वर डिपॉजिट कर गया और CHO किस में कन्वर्ट हो गया, COO, बाकी तो कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ, COO नेगेटिव, CHOH4 और साथ में क्या आ गया CH2। तो ग्लूकोनेट आयन, हमें यहाँ से क्या मिला, ग्लूकोनेट आयन। अगर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, इसका मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्या है, और ये भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, एल्डिहाइड। Br2 से जब ट्रीट किया तो यहाँ से भी क्या प्रोडक्ट मिला, COH, CHOH, CH2OH, ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि प्रोडक्ट मानी उसमें जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है, एल्डिहाइड। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, all 6 carbons are present in one chain or there is branching present। 3 रिएक्शन कंफर्म करती हैं। फिर हमने क्या कंफर्म किया, द फंक्शनैलिटी कैन बी एल्डिहाइड, और फिर कंफर्म हुआ कि फंक्शनैलिटी कौन सी है। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है सबको। अब आगे देखो, इन्होंने इसको ट्रीट किया बेटा, ग्लूकोज लिया इन्होंने, ग्लूकोज को इन्होंने ट्रीट किया एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर कहीं पे OH हो, अगर कहीं OH फंक्शनैलिटी है और आप उसमें डाल दो एसिटिक एनहाइड्राइड, ये होगा एसिटिक एनहाइड्राइड, किसका लॉस हो जाएगा, एसिटिक एसिड का लॉस होगा, बचेगा क्या, CO, एसिटेट ग्रुप जुड़ गया, CH3CO को हम क्या बोलते हैं, CO को एसिटेट।
तो यहाँ पे क्या चेक किया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितना एसिटिक एनहाइड्राइड यूज हुआ है, 5। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितना एसिटिक एनहाइड्राइड यूज हुआ, 5 एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ से मिल गया ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, इसका मतलब इसके पास कितने OH हैं, 5 एनहाइड्राइड यूज होने का मतलब हाउ मेनी OH ग्रुप्स इट इज हैविंग, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब 5 OH जो है, आप सबको पता है कि OH एक कार्बन पे 2 रहेंगे तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल, अनस्टेबल। इसका मतलब एक फंक्शनैलिटी हमने कंफर्म कर दिया CHO। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 में से पहला क्या है, CHO एल्डिहाइड। बच गए कितने बेटा, 5। इसका मतलब बचे हुए 5 पे क्या प्रेजेंट है, OH। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो गई, 5 OH, यहाँ से क्या कंफर्म हुआ, 5 OH ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट किया। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग है तो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करेगा और कीटोन को भी। तो यहाँ से जब इससे ट्रीट किया तो इनको प्रोडक्ट ये मिला, COH, बीच वाले CHOH एज सच, चारों के चारों, और लास्ट वाला भी किस में कन्वर्ट हो गया, COOH, और इसका नाम रखा था बेटा सैक्रिक एसिड। अब एक चीज़ आप मुझे बताना, अगर कहीं पे CHOH और ये दोनों तरफ कार्बन है, CHOH और दोनों तरफ क्या है, कार्बन, तो अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा या कीटोन में, कीटोन में। क्या मिलेगा हमें यहाँ से, कीटोन। क्लियर है। और कीटोन को क्या, जब भी फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या कार्बन बॉन्ड टूटता है, पोप-ओप्स रूल, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है नहीं टूटता है, टूटता है। क्या यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड में उतने ही कार्बन हैं जितने ग्लूकोज में थे, इसका मतलब क्या आपका यहाँ पे किसी कीटोन का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, 6 कार्बन यहाँ थे, 6 यहाँ थे। अगर किसी कीटोन का ऑक्सीडेशन होता तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता या नहीं टूटता, और अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता तो वो मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ कार्बन कम होता या सेम रहता। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट गया, ये यहाँ 3 कार्बन थे, अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो 2 एक तरफ जाएंगे और एक तरफ जाएगा, तो कम होगा या सेम रहेगा। और अगर ये एल्डिहाइड होता, CHO CH CH2, तो सेम कार्बन का नंबर रहेगा या डिफरेंट होगा, सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जब HNO3 ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया तो उसने किससे बनाया होगा, कीटोन से या एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से। और ये वाला तो पहले ही एल्डिहाइड था, ये वाला तो पहले ही एल्डिहाइड था, बट ये वाला भी ऑक्सीडाइज हुआ है कि नहीं COH में। इसका मतलब ये पहले एल्डिहाइड बन के ऑक्सीडाइज हुआ है, कीटोन बन के ऑक्सीडाइज हुआ है। ये वाला एल्डिहाइड बन के ऑक्सीडाइज हुआ है। और एल्डिहाइड किससे बनता है, जब प्राइमरी अल्कोहल होता है या सेकेंडरी अल्कोहल होता है। इसका मतलब जो लास्ट कार्बन का OH है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, प्राइमरी। और जो बाकी बच गए वो ऑक्सीडाइज नहीं हुए, सेम है, CHOH4 CHOH4। इसका मतलब ये बाकी बचे हुए OH क्या है आपके, सेकेंडरी। क्लियर हुई। यहाँ से क्या कंफर्म किया, 5 हाइड्रोक्सी और 5 में से 4 आपके क्या है, सेकेंडरी, और 5 OH है और 5 में से 4 सेकेंडरी और 1 क्या है। सबको क्लियर हो गई ये चीज़। तो फाइनली सारे डेटा को कंबाइन करके जो एक स्ट्रक्चर आया वो कौन सा था, ग्लूकोज का, जो अभी हमने पढ़ा था। और वो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, CHO CHOH, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट राइट, देन राइट राइट। अब इसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं टोटल, तो 2 to the power 4 स्टीरियो आइसोमर्स बने, यानी कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स बने, 16। टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स बने ग्लूकोज के, 16। तो हम जो फिशर ने जो ये वाला आइसोलेट किया था, इसका नाम क्या है, D+ ग्लूकोज। फाइन। अब ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस एक बार बताओ, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6। ओके, पहला टेस्ट क्या किया था, HI रेड फास्फोरस,
वहाँ से क्या इंडिकेशन मिला? तो देखो ये अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पहला टेस्ट क्या था बेटा? रेड फॉस्फोरस। दूसरा क्या था? H2Ni। तीसरा क्या था? NaHgH2। ठीक है, पहले केस में प्रोडक्ट क्या था? N-हेक्सेन। दूसरे में क्या था? सॉर्बिटोल। तीसरे में क्या था? सोर्बिटोल। इन तीनों से क्या पता चला था? ऑल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन वन चेन। फिर किससे रिएक्शन करवाया? NH2OH। फिर किससे करवाया? HCl। यहाँ से क्या मिला? ऑक्साइन। यहाँ से क्या मिला? साइनोहाइड्रिन। इन दोनों रिएक्शन से क्या आइडिया मिला था? द फंक्शनैलिटी कैन आइदर बी एल्डिहाइड और कीटोन, कोई भी हो सकता है। फिर किससे कंफर्म करना था क्या है? तो किससे ट्रीट किया? टोलेंस रिएजेंट। और किससे ट्रीट किया? फैलिंग सॉल्यूशन। और किससे ट्रीट किया? Br2। राइट। सारे केसेस में क्या प्रोडक्ट मिला था? ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोनेट आयन। इसमें मिला ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनेट। इन दो में तो मिला बेटा ग्लूकोनेट आयन, और इसमें क्या मिला? ग्लूकोनिक एसिड। इससे क्या कंफर्म हुआ? एल्डिहाइड या कीटोन? इससे कंफर्म हुआ कि फंक्शनैलिटी क्या है? एल्डिहाइड। फाइन। उसके बाद किससे ट्रीट किया इसको? एसिटिक एनहाइड्राइड। कितने यूज हुए थे एसिटिक एनहाइड्राइड? 5। इसका मतलब, और यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिला? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। पेंटा एसिटेट। इसका मतलब कितने OH हैं? 5 OH। ये कंफर्म हो गया। फिर इसको किससे ट्रीट किया ग्लूकोज को बेटा? पेंटा एसिटेट होने के बाद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। क्या मिला प्रोडक्ट? सैक्रिक एसिड। नेक्स्ट क्लास में इनके सारे रिएक्शंस करेंगे। यहाँ से क्या कंफर्म होता है? आउट ऑफ 5 OH प्राइमरी है 4 OH, सॉरी प्राइमरी है 1 OH और सेकेंडरी है, राइट। और फिर फिशर ने फाइनली हमें किसका स्ट्रक्चर दिया? D+ ग्लूकोज। अब हमने बहुत सारी केमिस्ट्री पढ़ी ना, और आपको बताऊं जो हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा है कितना % कंट्रीब्यूट करता है? लेस देन 0.5%। जो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ग्लूकोज का, अगर हम इसका कंट्रीब्यूशन देखें ग्लूकोज के अपने स्ट्रक्चर में, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? दिस इज लेस देन 0.5%। ग्लूकोज का एक्चुअल एग्जिस्टेंस है साइक्लिक फॉर्म में, राइट। तो कल ओपन चेन, ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसके कल लिमिटेशंस, इसके रिएक्शंस और साइक्लिक स्टार्ट करेंगे।